हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो अभी तक हमने अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट सेशन में लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 अपना। ये हमारे बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट सेशन चल रहे हैं। तो अभी तक हमने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस चाहिए जो कि मैंने अभी अपने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कराए हुए हैं, तो आप जा कर के प्रीवियस जो भी वीडियोस है उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। लगभग मैंने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश की है कि मैं आपके इम्पॉर्टेंट जितने भी आते हैं आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में 2 मार्क्स में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा सकूं। और मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं अपने लेक्चर्स में, जितने भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किए, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैच कर रहे हैं, वहीं से मैंने उठाए ये सारे क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये 23 क्वेश्चन है ये। डिफाइन द टर्म डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? देखिए यहाँ पे हम एचएपी नहीं पढ़ रहे हैं कि उसमें जो डाइजेशन आता था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो डाइजेशन है ये हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग रहेगा कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन क्या है, आइए देखते हैं। डाइजेशन रिफर्स टू ए सैम्पल प्रिपरेशन टेक्निक। जो डाइजेशन है एक तरह से सैंपल, जो सैंपल होता है उसको एक प्रिपेयर करने वाली एक टेक्निक है, वेयर ए सॉलिड और कॉम्प्लेक्स सैंपल इज ट्रांसफॉर्म इनटू ए डिजॉल्व फॉर्म। यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा सॉलिड होता है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सैंपल है उसको हमें क्या करना है, डिजॉल्व फॉर्म करना है। मतलब यहाँ पे जैसे हम एचएपी में क्या होता था कि डाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई खाना खाया हुआ है और अगर वो खाना हमारा पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक, मीन्स हमारा जो भोजन होता है वो क्या हो गया कि नॉर्मली अपना डाइजेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है कि हम एक सैंपल लेंगे और सैंपल कैसा होगा, या तो वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा या हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो सैंपल अवेलेबल है उसको हमें क्या करना है, डिजॉल्व फॉर्म में करना है। मीन्स एक तरह से हम यहाँ पर भी ब्रेक डाउन करने का ही काम कर रहे हैं। मीन्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से एक सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए हैं कि जो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारा जो सैंपल है उसको हमने क्या कर दिया है, डिजॉल्व फॉर्म में। और हम डिजॉल्व फॉर्म में करेंगे कैसे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कोई एसिड या बेस। ठीक है, उसके हम यहाँ पे हेल्प लेंगे या फिर हीट का भी हम यूज़ करके क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सैंपल है उसको हमें कन्वर्ट कर देंगे, हम किस में, उसको डिजॉल्व फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, इसके पहले मैंने बताया था रेडॉक्स इंडिकेटर, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या बताता है, कलर चेंजेस को प्रोड्यूस करेगा और हमें बताएगा कि जो हमारा रिजल्ट है या जो हमारा कंसंट्रेशन है किसी सैंपल का वो हमें यहाँ पे डिनोट करेगा। तो क्या है देखते हैं यहाँ पे। इंडिकेटर इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट चेंज कलर इन रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या है यहाँ पे बताया, जो इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि कलर चेंज कर देता है, कब, जब आपका जो रिएक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑफन इंडिकेटिंग द एंड पॉइंट ऑफ ए टाइट्रेशन। और ये क्या बताता है कि जो हमारा टाइट्रेशन हो रहा है उसका एंड पॉइंट डिनोट करता है। एंड पॉइंट का मतलब ये है, यहाँ पे एंड पॉइंट का मतलब ये आएगा कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक चेंज देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट। मतलब आपने टाइट्रेशन किया और जब आप टाइट्रेशन करते हो तो टाइट्रेशन करते हुए हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि रीडिंग लेते हैं, कुछ रीडिंग। तो रीडिंग 3 से 4 रीडिंग लेते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है कि रीडिंग में आया आपके चेंजेस 45, 46, 47 या 48। देन फिर अचानक से आपका आ गया 60। देन उसके बाद 60 आने के बाद फिर से आ रहा है 61, 62, 63। तो ये जो अचानक से बिल्कुल चेंजेस हुई है 48 से डायरेक्ट 60 पर, तो ये जो 60 है ये आपका कहलाता है एंड पॉइंट। मतलब यहाँ पर अचानक से एक स्पेसिफिक चेंजेस हुई है, इसी को हम कहते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि एंड पॉइंट क्या है। तो क्या बताता है ये, एक तरह से आपका जो इंडिकेटर है ये एंड पॉइंट को भी बताता है और प्लस आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया है ये भी बताएगा। कैसे कि
आपका जो उसमें कलर चेंज है वो प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंड पॉइंट। देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे कि एंड पॉइंट होता क्या है। एंड पॉइंट रिफर्स टू ए मिजरेबल आउटकम। एक ऐसा आउटकम है, एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। और ये कब आता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि हम टाइट्रेशन कर रहे हैं या फिर कोई ड्रग है उसकी एक्टिविटी या उसके एक्शन के बारे में पता कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट आता है, मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि अगर कोई स्पेसिफिक या अचानक से अगर कोई चेंजेस आ रही है, वही हमारा कहलाता है एंड पॉइंट। और ये डिनोट करेगा कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। डिफाइन मोल। मोल क्या होता है? मोल इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ये क्या बताता है? मोल एक आपका एक ऐसा यूनिट है जो कि ये डिनोट करता है कि कोई सब्सटेंस है उसका कितना अमाउंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक, मोल क्या है? एक ऐसा यूनिट है जो कि क्या करता है? मेज़र करता है। मेज़र क्या कर रहा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कोई सब्सटेंस है उसका क्या अमाउंट होगा, उसको मेज़र करने का काम मोल कहलाता है। ठीक, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और अदर पार्टिकल इन ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। मीन्स अगर कोई सब्सटेंस है उसके अंदर क्या अमाउंट होगा, कोई मतलब यहाँ पे जो एटम्स है या कोई मॉलिक्यूल्स है उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, इसको यहाँ पे डिनोट करने का काम मोल है। मोल मीन्स एक तरह से हम इसको मोल कह सकते हैं। अगर कोई सब्सटेंस है उसका कितना अमाउंट यूज़ हो रहा है उसको ही मेज़र करना हमारा मोल कहलाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर, गिव एग्जाम्पल। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? देखिए, एक इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर था जहाँ पे कलर चेंजेस आती थी, देन उसके बाद हम अपना रिजल्ट आइडेंटिफाई कर लेते थे। अब यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर बता रहा है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ अलग से नहीं है। ये क्या होता है, इसमें हम मिक्सचर्स में यूज़ करते हैं। मीन्स यहाँ पे अलग अलग पीएच वाले इंडिकेटर होंगे। जैसे एसिडिक पीएच वाले इंडिकेटर अलग, बेसिक पीएच वाले इंडिकेटर अलग। तो ये जो अलग अलग इंडिकेटर है उन्हीं को हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद देन हम इसको यूज़ करते हैं। तो फिर क्या होगा कि हमारा जो अननोन सैंपल है, अगर वो अननोन सैंपल या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा, और इस एसिडिक और बेसिक की वजह से अगर कलर जो प्रोड्यूस होगा, जो कलर प्रोड्यूस होगा वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उसके आइडेंटिफिकेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा सैंपल है वो क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है। आइए पहले इसको हम देख लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस पीएच इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? एक तरह से मिक्सचर है। मिक्सचर किसका होता है? पीएच इंडिकेटर्स के। मतलब कि बहुत सारे जो पीएच इंडिकेटर होते हैं, अलग अलग पीएच वाले जो भी इंडिकेटर होंगे उनको हम क्या कर देंगे, मिक्स करके एक मिक्सचर बना लेंगे। दैट चेंज कलर across a wide range to indicate the acidity or alkalinity of a solution। ये क्या करेगा कि एक तो पहली चीज़ तो हम अलग अलग पीएच वाले इंडिकेटर को जब हमने मिक्स किया है तो ये हमें इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा? या तो एसिडिटी बताएगा या फिर हमारी बेसिसिटी को बताएगा कोई सॉल्यूशन को। एल्कलिनिटी जो होती है, वो एल्कलिनिटी जो है उसको हम बेसिसिटी भी कह सकते हैं। मीन्स बेस ही होता है। ठीक, डाउट नहीं रखना है, क्लियर रहिएगा। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? एडिंग ए यूनिवर्सल इंडिकेटर टू ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर अगर अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल रहे हैं तो क्या होगा, वो रेड कलर को प्रोड्यूस करेगा। और अगर आपका रेड कलर आ रहा है टाइट्रेशन के दौरान, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने जो सैंपल लिया है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर वायलेट और इंडिगो कलर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो सैंपल लिया है वो कैसा है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है? नॉन एक्वस का मतलब यहाँ पे ये है कि एक्वस चीज़ है, मतलब यहाँ पे आप वाटर का यूज़ नहीं करोगे। ठीक, वाटर का यूज़ नहीं करोगे मतलब ऐसे सॉल्वेंट होंगे या फिर ऐसे सॉल्वेंट आप यूज़ करोगे जो कि
जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो, जैसे कि आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पे आप यूज़ करोगे किस लिए, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसलिए यूज़ करना है ताकि आप अपने जो सैंपल है उसको यहाँ पे डिज़ोल्व कर सको। क्यों? क्योंकि जो हमारा सैंपल है, जो हमारे एनालाइट है, वो वाटर में डिज़ोल्व होंगे नहीं, तो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे किसका, अपने नॉन एक्वस सॉल्वेंट का, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज ए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वेयर द एनालाइट इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट दैट डजेंट कंटेन वाटर। ठीक, यहाँ पे क्या बोला कि हम अपने एनालाइट को ऐसे सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो। दिस इज पार्टिकुलरली यूज फॉर टाइट्रेटिंग। ये जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन का प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, मेनली वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं उनके टाइट्रेशन में हम इनका यूज़ करते हैं, और तब ये यूज़ किया जाता है जब हमारा एनालाइट जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिव प्रिंसिपल ऑफ मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड का प्रिंसिपल क्या है ये बताना है। देखिए क्या है, मोहर मेथड इज़ ए टाइट्रेशन टेक्निक। जो आपका मोहर मेथड है ये आपका एक टाइट्रेशन टेक्निक होता है दैट यूजेज सिल्वर नाइट्रेट टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन ए सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का हम यूज़ करेंगे ताकि जो हमारे क्लोराइड आयंस हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, जो कि हमारे क्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं, उनको पता लगाने के लिए हम मोहर्स मेथड का यूज़ करते हैं। द मेथड इज़ बेस्ड ऑन द सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयन बिफोर क्रोमेट आयंस। मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे क्लोराइड आयन हैं उनका हम प्रेसिपिटेशन कराते हैं। प्रेसिपिटेशन कैसे कराएंगे, थ्रू द सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर जो हम सिल्वर नाइट्रेट यूज़ कर रहे हैं वो जा कर के क्लोराइड आयन से रिएक्शन करेंगे, देन रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे उनको प्रेसिपिटेट आउट कर देंगे। यही हमारा मेन प्रिंसिपल है किसका, मोहर्स मेथड का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिव द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, आई होप मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, आपको याद होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। मीन्स ऐसे एजेंट जो कि रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को गेन करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट जो कि हाइड्रोजन को गेन और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर सारे समझ में आ गए होंगे। तो ये मेरा लास्ट लेक्चर है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट सेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।